स्वागत है आपका। तो आज हम फिर आपके बीच में आए हैं एक मैथ्स का एक टॉपिक लेकर के, जिसका टॉपिक होने जा रहा है भाज्य और अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम और कंपोजिट नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। तो आज बच्चों के लिए कुछ स्पेशल चैप्टर लेके आए हैं हम, जिसमें हम बात करेंगे आज भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और इसे हम कैसे पहचान सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम 1 से लेकर और 10 तक की कुछ संख्याओं को ले लेते हैं, जिसे मैंने यहाँ पर लिया है, और उसके बाद हम यहाँ पर उनके गुणनखंड लिखेंगे। जैसे 1 है और 1 का गुणनखंड 1, 2 का गुणनखंड होगा 1 और 2। गुणनखंड का अर्थ है कि अगर मैं किसी संख्या का गुणनखंड ले रहा हूँ तो वो उस संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे, तो उसके गुणनखंड कहलाए। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर 2 के गुणनखंड हमें ले रहे हैं तो उस टेबल में 2 आना चाहिए। जैसे मैं 1 ले रहा तो 1 2 जा 2, 2 ले रहा तो 2 2 जा 4। तो इसका मतलब ये है कि वो उसका एक पार्ट है, खंड है, और जिसे हम फैक्टर कह रहे हैं। तो अब हम 3 को लेते हैं तो 3 के जो फैक्टर होंगे 1 और 3 होंगे, और 4 के फैक्टर होंगे 1 2 और 4। 5 के फैक्टर होंगे 1 और 5। 6 के फैक्टर होंगे इस प्रकार 1 2 3 और 6। इसी प्रकार से आप हम देख रहे हैं यहाँ, जैसे 8 के फैक्टर हमने लिया है 1 2 4 और 8। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये हमारे अब यहाँ पर हमने इन गुणनखंडों की संख्या लिख दी है। जैसे हमारा संख्या 1 है, इसके हमारे कितने गुणनखंड है? 1 है तो हमने 1 लिखा हुआ है। 2 के 2 ही गुणनखंड है, 3 के भी 2 ही गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं। 4 के जो है 3 गुणनखंड हमें प्राप्त हो रहे हैं। उसी प्रकार 6 के देखें तो 4 गुणनखंड, और 10 के देखें तो 4 गुणनखंड। यहाँ पर उनकी संख्या उनके सामने रखी हुई है। तो इन गुणनखंडों का भाज्य और अभाज्य संख्या के को पहचानने में क्या भूमिका है, यहाँ पर हम देखेंगे। तो दिए गए टेबल में हम ऐसी संख्या को छांटें जिनके गुणनखंडों की संख्या 1 है, तो हमें ऐसी संख्या सिर्फ 1 प्राप्त हो रही है जिसमें कि उसके गुणनखंडों की संख्या सिर्फ 1 है। दूसरा, अगर हम दिए गए टेबल में से संख्या को छांटें जिनका गुणनखंडों की संख्या क्या है? 2 है। तो यहाँ पर थोड़ा हो गया। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हम कोई अंक ले रहे हैं और उनके गुणनखंडों की संख्या 2 है, तो ऐसी संख्याएं हमारे पास 2 3 5 और 7। तो आप देख पा रहे होंगे 2 के 2 ही गुणनखंड हमें प्राप्त हैं, 3 के 2 ही गुणनखंड हमें मिलते हैं, और 7 के हमें 2 ही गुणनखंड मिल रहे हैं, और 5 के हमें 2 ही गुणनखंड मिल रहे हैं। तो अब अगर हम गुणनखंडों को देखें तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 1 जो है सभी का गुणनखंड है। आप कोई भी संख्या लेते हैं तो 1 सबको डिवाइड कर देती है, और भले परिणाम वही संख्या में प्राप्त होती है। तो 1 एक ऐसी संख्या है जो कि सभी संख्याओं को उसी के रूप में क्या कर देती है? विभाजित कर देती है। तो 1 जो है सभी का फैक्टर होता है। कोई भी संख्या आप ले, चाहे सम संख्या ले, विषम संख्या ले, तो एक सभी का फैक्टर होगा। और दूसरा फैक्टर जो खुद वही संख्या अपना होती ही होती है। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी संख्याएं हम देख रहे हैं, तो जो सबसे बड़ा फैक्टर है किसी संख्या का, तो खुद वही संख्या है। तो एक फैक्टर हमें वही संख्या अपना फैक्टर के रूप में मिलती है, और सबसे बड़ा फैक्टर भी खुद वही संख्या होती है। जैसे हम 10 का फैक्टर लें तो 10 का फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर 10 ही होगा, 9 का सबसे बड़ा फैक्टर 9 होगा, 8 का सबसे बड़ा फैक्टर 8 होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं किसी भी संख्या के 2 फैक्टर होते ही होते हैं। यदि किसी संख्या के 2 ही गुणनखंड हैं, एक व स्वयं वही संख्या, तो ऐसी संख्या अभाज्य संख्या होती है। अब हम भाज्य अभाज्य की बात करें तो हमें यहाँ पर पहचानना है कि जिसके 2 ही गुणनखंड, तो 2 ही गुणनखंड किस किस के हैं? 2 के हैं, 3 के हैं, 5 के हैं 2 ही गुणनखंड, और यहाँ पर हमने लिखा भी है 2 3 5 और 7। इन ऐसी संख्याएं हैं जिनके 2 ही गुणनखंड हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो हम गुणनखंडों के रूप में जो है अभाज्य संख्याओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और परिभाषाओं पर हम अभी फोकस नहीं कर रहे हैं। तो हम अगर गुणनखंडों को देखें तो यही संख्याएं ऐसी हैं जिनके 2 ही गुणनखंड हैं। तो मैंने कहा था किसी भी संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं, एक को छोड़कर।
अब एक के विषय में हम अभी बात करेंगे। तो एक जो है सभी का गुणनखंड होता है, तो ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि एक जो ऐसी संख्या है, यहाँ पर हमने लिखा एक ऐसा अंक है जो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, इसे स्पेशल नंबर कहा जाता है। क्योंकि 1 जो है उसका केवल एक ही गुणनखंड है, तो हम इसे भाज्य और अभाज्य की श्रेणी से अलग रखते हैं। बाकी ऐसी संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं वही संख्या, तो ऐसी संख्या अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में रखे जाते हैं। यदि किसी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है तो भाज्य संख्या होती है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे कि 1, 10, 9, 8, 6, 4 ऐसी संख्याएं हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड है। अगर हम यहाँ गुणनखंडों की संख्या पढ़ पा रहे तो इसमें 10, 4, 6, 8 और 10, 4, 6, 8 और 10 ऐसी संख्या है जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 से ज्यादा है। तो हमने कहा एक को छोड़ करके अगर हम किसी भी संख्या को लेते हैं तो उसके कम से कम 2 गुणनखंड होते ही होते। अगर किसी के 2 ही गुणनखंड है, एक और स्वयं वही संख्या, तो वो अभाज्य की श्रेणी में आएगा। और यदि उसके 2 से अधिक गुणनखंड है, एक और स्वयं वही संख्या और उसके अलावा भी कोई दूसरी संख्या उस दी हुई संख्या को विभाजित कर रही है, तो ऐसी स्थिति में वो भाज्य संख्या होगी। भाज्य मतलब जो दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती है पूरी। जैसे हम 9 का उदाहरण लेते हैं तो 9 जो है वो 1 से तो विभाजित सभी संख्याएं होती हैं। स्वयं 9 अपने से विभाजित होगा, ये तो 2 होते ही होते हैं, 2 फैक्टर। अगर हम 9 को देख पा रहे, इसका एक फैक्टर जो हमारा 3 भी है, तो ये 3 भी जो है 9 को विभाजित कर रहा है। तो इनको लगा करके 9 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है? 3। तो इस स्थिति में 9 हमारा क्या है? भाज्य संख्या। अब सम और विषम संख्याएं कौन सी भाज्य हैं, कौन सी अभाज्य हैं, ये हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम पुनः एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि यदि किसी संख्या के 2 ही गुणनखंड हैं, एक व स्वयं वही संख्या, तो ऐसी संख्या अभाज्य संख्या होती है। यदि किसी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है तो भाज्य संख्या होती है। और एक ना ही भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या, इसे स्पेशल नंबर कहा जाता है। तो चलते हैं थोड़ा आगे के उसमें और हम जानने का प्रयास करेंगे कि भाज्य और अभाज्य संख्याओं के संबंध में कुछ तथ्य क्या है। अगर मैं इसी 10 तक की संख्याओं को लूँ तो मैं देख पाता हूँ कि मेरे पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अगर 1 के बाद 2 आ रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या है? 2। क्यों है? क्योंकि 1 को तो ना हम भाज्य मान रहे हैं ना ही अभाज्य मान रहे हैं। तो उसके बाद जो है 2 आता है अनुक्रम में, और तो 2 क्या है? पहली संख्या है जो अभाज्य है। तो पहली संख्या अभाज्य होने के नाते ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या कही जाएगी। और इसके बारे में एक और तथ्य है कि केवल मात्र 2 ही ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। आप पूरे नंबर श्रृंखला में जाएं तो 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती है। ये भी याद रखने वाली चीज है और समझने वाली चीज है। 2 के बाद जो भी सम संख्या होगी, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12, जो भी संख्याएं आगे आएंगी वो क्या होंगी? भाज्य होंगी। केवल 2 ही एक ऐसी संख्या जो अभाज्य है, सम है और अभाज्य है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 ही है। यदि बात करें कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की, तो 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। अब हम यहाँ पर तो कर रहे हैं 3 की बात, 2 तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ही है। अगर हम प्रश्न को थोड़ा दूसरी ओर मोड़ते हैं और कहते हैं कि हमें सबसे छोटी संख्या बताइए जो विषम भी हो, तो उस क्राइटेरिया को जो फिल करेगा वो 3 करेगा। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी संख्या तो 2 है, परंतु ये सम संख्या, अगर हम प्रश्न को इस प्रकार से कहें, हम विषम अभाज्य की बात करें तो फिर विषम अभाज्य 3 हो जाएंगे। ये 2 अलग अलग प्रश्न बनते हैं यहाँ से, जिसमें बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इसे आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अब सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात कर लें तो सबसे छोटी
भाज्य संख्या, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या। अगर हम इस श्रृंखला में आते हैं फिर दोबारा, तो 1 ना तो भाज्य है ना भाज्य, 2 एक अभाज्य संख्या है जो सम है, और 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य। अगर हम फिर 4 पे आते हैं, फिर 4 को हम देख पा रहे हैं, तो 4 यहाँ पर क्या है, पहली संख्या है जो भाज्य है, जिसके कितने गुणनखंड है, 3 है, जो अपने अलावा जो है किससे विभाजित हो रही है, 1 और स्वयं के अलावा किससे और विभाजित हो रही है, 2 से विभाजित। यानी अपने और 1 के अलावा इसका तीसरा गुणनखंड भी है। 3 से ज्यादा हो सकते हैं पर कम से कम 2 से ज्यादा होने चाहिए। तो हम ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि 4 भाज्य संख्या, क्योंकि अपने श्रृंखला में 4 सबसे पहली संख्या है जो अभाज्य है। इसी तथ्य के आधार पे ये सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी। अब बात कर लेते हैं दूसरी ओर। यदि बात करें सबसे छोटी विषम भाज्य की, तो वह 9 है। अब यहाँ भी वही प्रश्न, ये तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है ही है। अगर हम प्रश्न को थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं और हम उसमें एक क्लॉज जोड़ देते हैं, सबसे छोटी और विषम हो, तो उस स्थिति हमें किसके पास जाना पड़ेगा, 9। क्योंकि 9 से पहले अगर हम सारी विषम संख्याओं को देख पा रहे हैं, जैसे 7 भी अभाज्य है क्योंकि उसके गुणनखंडों की संख्या 2 है। 5 भी अभाज्य है, इसके गुणनखंडों की संख्या भी 2 है। 3 भी अभाज्य है, इसके गुणनखंडों की संख्या 2 है। तो 9 पहली ऐसी विषम संख्या है जो कि जिसके अभाज्य गुणनखंडों की, जिसके गुणनखंडों की संख्या क्या है, 3 है। तो इस हिसाब से 9 जो है सबसे छोटी क्या है, विषम संख्या है। क्या है ये, सबसे छोटी विषम संख्या है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको गौर करूं कि सबसे छोटी विषम संख्या हमारी क्या है, वो हमारी 9 होने जा रही है। इससे पहले हमने कहा कि 7 है और 5 है, उसके बाद हमने कहा 3 है। ये सारी संख्याएं विषम तो हैं मगर ये क्या है, अभाज्य है। तो 9 पहली संख्या पड़ रही है जो कि विषम भी है और भाज्य भी है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के सवाल बनते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या के विषय। अगर आपसे सबसे छोटी संख्या भाज्य पूछी जाए तो वो 4। अगर प्रश्न को ऐसे पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो आप 9 का उत्तर दें। अगर यदि सामान्य पूछा गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो हम 4 हमारा उत्तर हो। हम ये तो पढ़ चुके हैं कि 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो फिर एक बार पुनः हम रिवाइज करेंगे कि 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो क्या है, सम है और अभाज्य है। 2 के अलावा कोई भी सम संख्या जो है वो अभाज्य नहीं होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की बात करें यहाँ पर, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 3 है। हमारे पास क्या है, 3 है। तो ये सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, और यदि बात करें सबसे छोटी विषम भाज्य की, तो हम 9 का हमारा जवाब हो। तो आशा करता हूँ कि आप लोग भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में समझ पाए होंगे, जिन्हें हम प्राइम और कंपोजिट नंबर कह रहे हैं। तो चलते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।